नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एक बहुत ही लैंडमार्क काम करने जा रही है और वो है इंडियन लीगल सिस्टम को रिवैम्प करने का। इंडियन लॉज कुछ आर्केइक हो गए हैं और कुछ मॉडर्न सोसाइटी की ऐसी नई सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस आ गई हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो 3 लॉ जिनको खासकर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट चेंज करना चाहती है, रिवैम्प करना चाहती है, मॉडर्नाइज करना चाहती है, वो ऐसे लॉ हैं जिनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, बॉलीवुड मूवी से लेके रोज़ के अखबारों तक और समाचार जो आप टीवी में सुनते हैं उनमें भी, क्योंकि ये ऐसे लॉज हैं जो बार बार जिनका रेफरेंस दिया जाता है और हमारे डे टू डे लाइफ में भी इम्पैक्ट इसलिए आता है क्योंकि ये बेसिक गवर्नेंस जो है, बेसिक लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम के लिए ये लॉज इम्पॉर्टेंट हैं। इंडियन पिनल कोड का नाम आपने ज़रूर सुना ही होगा। आईपीसी जैसे बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी का नाम भी आपने सुना होगा, और इंडियन एविडेंस एक्ट शायद आपने सुना हो या नहीं, मगर ये 3 मेजर लॉ हैं जो एक लीगल फ्रेमवर्क को डिफाइन करते थे और इनको चाह रही है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बदलना 3 नए बिलों के साथ। और वो इस कारण से क्योंकि अब मॉडर्नाइज हो गया है ज़माना और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं, आज की ऐसी रियलिटीज़ हैं जो तब नहीं एड्रेस हुई थी। ये जो 3 लॉ मैंने आपको बताए, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, आपको अगर बताऊं तो 1860 से लेके 1898 के अंदर ये तब बनाए गए थे, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर बनाए गए थे। और आप सोचिए 1860 की अगर हम बात कर रहे हैं तो लगभग 160 साल से 150 साल ये जो प्रोसीजर है, इतना टाइम फ्रेम है, इसके अंदर ये बना है। तो 150 साल पुराना लॉ अभी तक चल रहा था इंडिया में, जिसको अब नीड है कि उसको अब रिवैम्प किया जाए, जिसके लिए 3 नए बिल लाए गए हैं जिनके मैं आपको नाम बताऊंगी। एक का नाम है भारतीय न्याय संहिता बिल, वो इंडियन पिनल कोड की जगह पे और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अगेंस्ट, और जो भारतीय साक्ष्य बिल वो है इंडियन एविडेंस एक्ट के रिप्लेसमेंट में। तो ये जो है ये मॉडर्नाइज करने को, कॉलोनियल लेगेसी को हटाने को, कुछ आज के सर्कमस्टेंसेस को एड्रेस करने को ये लॉज लाए जा रहे हैं। अब हम सबसे पहले इसमें निकालते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पर्टिनेंट पॉइंट होगा वो क्या होगा इस चेंज में, इस रिपील में। और जो रिपील आने वाली है वो है 124, जो हमारा सेक्शन 124 था सेडिशन एक्ट को लेके, उसको रिपील किया जाएगा। क्योंकि सेडिशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे एप्लीकेबल था, वो था कि अगर आप द्रोह गवर्नमेंट के अगेंस्ट करो तो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीजर लागू होता था। मगर आज की डेट में गवर्नमेंट इज नॉट द सेम थिंग एज ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करने के लिए या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी के अगेंस्ट बात करने की छूट है। यहाँ पे द्रोह जो होता है वो देश के अगेंस्ट होना चाहिए, तब वो सेडिशन माना जाए। इस चीज़ को, इस रियलिटी को प्लग इन करने के लिए ये चेंज ब्रिंग अबाउट किया जा रहा है कि एनीथिंग दैट यू स्पीक अगेंस्ट गवर्नमेंट कैन नॉट बी हेल्ड एज अ क्राइम। क्योंकि आज की डेट में एक डेमोक्रेटिक सेटअप में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ही ज़रूरी है। और कोई भी नागरिक अगर गवर्नमेंट से ना खुश है तो वो ओपनली बोलने का उसको अधिकार होना चाहिए, बिना डर के कि कोई लीगल केस उसके अगेंस्ट हो जाएगा। इस रियलिटी को टाई इन करने के लिए ये चेंज किया जा रहा है, क्योंकि ब्रिटिश टाइम पे अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलते थे तो आपको जेल हो जाती थी और आप जाते, बहुत सारे नेता, पंडित नेहरू, गांधी जी और कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स उस समय में रहे जिनको जेल हुई इस कारण से, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला था, नॉट अगेंस्ट द कंट्री। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि सेडिशन में अब फिर क्या लागू होगा। तो इसमें जो पॉइंट मैंने बताया कि इसमें अगेंस्ट द कंट्री नहीं होना चाहिए, मतलब अगर आप एक भारत के नागरिक हैं तो आपको भारत के अगेंस्ट नहीं बात करनी है, आप भारत सरकार के अगेंस्ट अपना
कुछ कंटेम्प्ट कर भी सकते हैं, मगर भारत के अगेंस्ट आपको बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ के सिटीजन हैं। तो उसके जो प्रोविजंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी, वो सेक्शन 150 के अंडर लागू होंगे, और उसमें किसी तरह का भी थ्रू स्पीच, एक्शन, वर्ड्स कुछ भी हो अगेंस्ट द कंट्री नहीं होना चाहिए। वो इस कंट्री की सोवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटेग्रिटी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। ये मेन प्रोविजंस हैं। उसके अंडर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या प्रोविजंस इंक्लूड होते हैं जो एक कंट्री की यूनिटी, इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी को या स्टेबिलिटी को चैलेंज कर सकता है। उसमें पहला होता है सिसेशन मतलब कि आप बोल रहे हैं ओपनली कि आप इस देश से अलग होना चाहते हैं, आप सिसीड करना चाहते हैं, उसको एक क्राइम माना जाएगा। कि आप कहें कि नहीं, ये हिस्सा भारत से अलग हो जाना चाहिए, वो सिसेशन में आता है। आर्म्ड रिबेलियन आता है कि अगर आप टेररिस्ट की तरह काम करें, मिलिटेंट की तरह काम करें, यहाँ तक कि नक्सल की तरह काम करें, जहाँ आर्म्ड रिबेलियन आप कंट्री के अगेंस्ट करें, वो भी इसके अंडर आएगा। कोई आर्म्ड ग्रुप, कोई रिलीजियस ग्रुप, वो अंदर ही अंदर कुछ सेल्स बना के, कुछ ऐसे थोड़ी पॉकेट्स बना के अंदर ही अंदर रिबेलियन फोमेंट करे, वो भी इसके अंडर आता है। सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज इसके अंडर आती हैं। तो ये बेसिकली स्टेबिलिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री जो है उसको चैलेंज करे। ये जो मेन चीज़ है वो सेक्शन 150 के अंडर आएगी, और वो सब चीज़ें एक्चुअली सेडिशन के अंडर काउंट की जाएंगी। और उसका भी उन्होंने नाम बदल दिया है। ये बिल्स के नाम भी हिंदी में किए गए हैं, इसके नाम भी देशद्रोह जो है वो चीज़ इसमें लागू हो जाएगी, रादर देन मैंने कहा गवर्नमेंट का द्रोह। तो नेक्स्ट हम बताएं कि भारतीय न्याय संहिता जो है, इंडियन पिनल कोड, उसके अंडर कुछ और चेंजेस क्या हैं। जो एक तो हमने बात कर ली कि अगेंस्ट द कंट्री नहीं होगा, वो सेडिशन की बात होगी, देशद्रोह की बात होगी। अब और क्या प्रोविजंस हैं ये मैं आपको बताना चाहती हूँ पॉइंट 4 में, और वो ये प्रोविजंस मोस्टली महिलाओं और बच्चों को लेके हैं। उसमें कैपिटल पनिशमेंट भी इंक्लूड हो रही है। कैपिटल पनिशमेंट मतलब मौत की सज़ा, और मौत की सज़ा आपको मिल सकती है अगर आप हीनस क्राइम करो। और हीनस क्राइम में आप राइटिंग कर सकते हैं, मॉब लिंचिंग कर सकते हैं, वो हीनस क्राइम है। आप मॉब एक इकट्ठा होके एक आदमी को लिंच करे, उसके लिए भी आपकी जान जा सकती है, आपको मृत्यु दंड मिल सकता है। ये एक बात है। ऊपर जो विमेन और चिल्ड्रन की सेफ्टी की बात है, वो बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि एक बच्चे का अगर रेप हो, मतलब माइनर का कोई रेप हो, तो उसको भी कैपिटल पनिशमेंट देने का प्रोविजन इस नए लॉ में है। तो जो डेफिनेशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड विमेन, उसको बदला गया है, स्ट्रेंथन किया गया है उनके राइट्स को, और टेररिज्म की भी कहीं ना कहीं डेफिनेशन को बदला गया है। फाइनली हम बात ये करेंगे कि अगर हम इस तरह से जो कॉलोनियल लेगेसी के जो सारे बिल हैं, 3 बिल थे, इनको हटा के नए न्याय के प्रोसीजर्स, एक नया मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम कर रहे हैं, तो उसकी एट द एंड ज़रूरत क्या थी। एक तो मैंने आपको बताया ही कि 150-160 साल पुराने ये लॉज थे, इसलिए आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, आज की मॉडर्न सोसाइटी को, आज की जो करंट सर्कमस्टेंसेस हैं उसको एड्रेस करने की बहुत ही ज़रूरत थी, जिसकी वजह से इनको लाया गया है। इसमें कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट ये हैं कि बैकलॉग ऑफ केसेस इतने ज़्यादा हो गए थे पिछले और पुराने आर्काइक लॉज की वजह से कि कोई लिमिट नहीं। आप जानते हैं कि सब समझते हैं कि कोर्ट में एक बार केस गया तो कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। आज की डेट पे 55 मिलियन केसेस ऐसे हैं जो बैकलॉग में पेंडिंग है, और उसकी वजह से एक और काम ये है कि जो अंडर ट्रायल्स है वो बहुत साल तक जेल में रहते हैं, जबकि उनके अगेंस्ट कोई भी क्राइम प्रूव नहीं होता। तो वो भी इनजस्टिस है, क्योंकि अगर आपके अगेंस्ट क्राइम अभी प्रूव नहीं हुआ है और आप अंडर ट्रायल हो, और वो ट्रायल बहुत ही लंबे पीरियड तक चले, तो आप कई साल जेल में रह सकते हैं, और बाद में पता चले कि आप इनोसेंट हैं, तो आपका तो इतना जो समय लाइफ का बीत गया उसकी फिर भरपाई कौन करेगा।
ये चीज़ को भी एड्रेस करने की कोशिश की है। इसलिए एक टाइमलाइन रखने की कोशिश की जाएगी नए प्रोसीजर में कि जल्दी से जल्दी केसेस निपट जाए, और उसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो टाइम लिमिट एक सेट की जाएगी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की भी, और टाइम लिमिट सेट की जाएगी चार्जशीट फाइल करने की भी। क्योंकि अगर अभी की तरह अनलिमिटेड कोई भी टाइम फ्रेम अभी डिफाइंड नहीं है, और वो 1 साल से लेके 10 साल से लेके पूरी जीवन भी लग सकता है कि आपका केस और फाइल पेंडिंग रहे, वो अब नहीं रहेगा। उसमें एक टाइम लिमिट रहेगी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन इतने देर तक खत्म होना है और इतनी देर तक चार्जशीट होनी है। उसमें पता चल जाएगा कि आप गिल्टी हैं कि नहीं, और अगर आप गिल्टी नहीं है तो आप अंडर ट्रायल नहीं रह के आप जेल से छूट जाएंगे, और अगर आप गिल्टी हैं तो आपको सजा मिलेगी। सिंपल एज दैट। इस तरह की चीज इस पर्टिकुलर लॉ में नए जो भारतीय न्याय संहिता है उस बिल है उसमें लाई जा रही है। उसके अलावा कंप्लीशन ऑफ ट्रायल का एक जो मैंने आपको बताया, मगर टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है उसमें भी 2 चीज़ें नई देखी जाएंगी, और वो है डिजिटल रिकॉर्ड्स रखने का प्रोविजन होना चाहिए और अलाउ किया जाना चाहिए गवर्नमेंट को कि हाँ आप अब डिजिटल रिकॉर्ड रख सकते हैं। हर चीज़ की एक फाइल पे फाइल बना के आप इतने ढेरों फाइल लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। और उसके अलावा डिजिटल में मतलब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की भी एक इसमें प्रोविजन है कि वेदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, वेदर इट इज़ फाउंड इन लैपटॉप, वेदर इट्स फाउंड इन डिजिटल मीन्स मोबाइल फोन्स, या आपकी पेशी जो है क्या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जूम के थ्रू एटसेट्रा हो सकती है, तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको भी टाई इन किया जाएगा। तो ओवरऑल आप देखें तो आज की रियलिटी को देखते हुए ये 3 बहुत ही बोल्ड और लैंडमार्क बिल्स लाए जा रहे हैं, और ये पुराने इंडियन लीगल सिस्टम को पूरी तरह उसी तरह रिवैम्प कर देंगे जिस तरह से हमारा पार्लियामेंट जो बहुत पुराना हो गया था उसको भी, और अब उतना मॉडर्नाइज्ड भी नहीं था और उतने लोगों के लिए उसमें प्रोविजन भी नहीं था। इस कारण से एक नया पार्लियामेंट लाया गया। उसी तरह एक नया लीगल सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है। कम से कम मेजर बिल्स ऐसे लाए जाने की कोशिश करें जो आज की रियलिटी को एड्रेस करें, और इस मॉडर्नाइजेशन का भी देखते हैं जैसे ये पास होगा, इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो नए स्पीड से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जस्टिस डिलीवर आगे के दिनों में हो सकता है।